हाय हेलो, लेट्स सिंप्लीफाइड द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। तो बेसिक मीनिंग ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट होते क्या है। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड अवर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट कि हमारे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट क्या क्या होते हैं। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में हमारे स्टॉक्स आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं, म्यूचुअल फंड्स और अदर टाइप के जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट है, ये सभी हमारे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट की कैटेगरीज में आते हैं। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट जो कि अपना ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है उसे हम अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट कहते हैं। दिस इज़ टाइप ऑफ द ड्राइव डेफिनेशन कि जो भी अपना ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है वो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट होगा। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट जो नॉन ट्रेडिशनल है वो अपना अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट होगा, जिसमें कि हमने अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टॉक्स में नहीं किया, बॉन्ड्स में नहीं किया और म्यूचुअल फंड और अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़। इसमें अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में बेसिकली इन्वेस्टमेंट होता है जो कि कमोडिटीज़ में होता है। कमोडिटीज़ में इसमें कोई फिजिकल कमोडिटीज़ परचेज नहीं की जाती, बट विद द हेल्प ऑफ द डेरिवेटिव शॉर्ट एंड लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके हम कमोडिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके अलावा रियल इस्टेट में हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा, अब रियल इस्टेट में यू कैन डू डिफरेंट टाइप, कई प्रकार से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करके, या फिर इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं थ्रू रेजिडेंशियल मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज़ और थ्रू CBS कॉमर्शियल मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज़। तो ये सब चीज़ें आई विल एक्सप्लेन इन लेटर पार्ट व्हेन आई विल डीलिंग विद दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ द इन्वेस्टमेंट व्हीकल ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इक्विटी वेरी फेमस एंड हेज फंड्स। तो अगर हमारा इन्वेस्टमेंट ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में नहीं है और वो इन सिक्योरिटीज़ में, जैसे कि कमोडिटीज़ हो गया, रियल इस्टेट हो गया, प्राइवेट इक्विटी हो गया और हेज फंड हो गया, ये आपके अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के व्हीकल हैं जिसके द्वारा आप अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गई अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट की। इसके अलावा वी विल डिस्कस सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। द फर्स्ट वन इज़ द लो कोरिलेशन। आपका जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर आपके स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इकोनॉमी का क्या हाल है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, GDP कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, इसकी वजह से अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे इकोनॉमी ऊपर जा रही हो, नीचे जा रही हो, इसके ऊपर इस चीज़ का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसे कि हम देखते हैं ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में कि अगर हमारा स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो स्टॉक मार्केट गोइंग अप। दिस इज़ द रियल सिचुएशन कि नाउ ऑल्सो stock market is going up, but basically in normal situation if our economy is performing good then our stock market will also perform good, then our investment in stock market is also perform good। तो बेसिकली क्राइटेरिया ये होता है, बट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का इससे कुछ लेना देना नहीं होता, क्योंकि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के ऊपर स्टॉक मार्केट के या फिर आपकी इकोनॉमी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेसिकली। एंड इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स इफ़ वी टॉक अबाउट द लेस रेगुलेशन एंड लेस ट्रांसपेरेंसी देन द ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट। जो आपके अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट होते हैं उनके वो किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा रेगुलेट नहीं किए जाते, जैसे कि सेबी अपने स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। तो उसके लिए कोई स्पेशल अथॉरिटी right now for alternative investment in India is not there, but some regulations are there, but that are very low as compared to other, if we talk about the other type of the investment। इसके अलावा less transparency, hedge fund different types, one of the vehicle of the alternative investment is the hedge fund, private equity। तो ये एक डिफरेंट टाइप स्ट्रेटजी यूज करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, रिटर्न जनरेट करने के लिए। डेट शुड नॉट बी इनलीगल, बट दे बेसिकली नॉट डिस्कस दैट पब्लिकली कि वी डू दिस थिंग्स देन वी अर्न द रिटर्न, बट व्हाट दे डू,
They keep that secret and they keep the less transparency. तो ये आपके लिए एक ड्रॉबैक भी बन जाता है, बट बेसिकली दे वांट टू कीप देयर स्ट्रेटजीज secret so that no one else can use their strategy to earn the return. But if we compared with the traditional investment में रेगुलेशन भी ज़्यादा होती है, उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी कम होती है, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी उसका आपके स्टॉक परचेज कर रखा है तो सेबी का ये रिक्वायरमेंट है कि वो कंपनी एनुअली फाइल करेगी अपने फाइनेंशियल, उसके अलावा क्वार्टरली, तो एज पर द सेबी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लिमिटेड एंड पोटेंशियली प्रॉब्लमेटिक हिस्टोरिकल रिस्क एंड रिटर्न डाटा। ये तो होना ही था। क्यों होना था? बिकॉज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट देयर रिटर्न्स और रिपोर्ट देयर डाटा, हिस्टोरिकल डाटा, कि उन्होंने कैसे काम किया, क्या डाटा था उनका, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे, तो वो रिक्वायर नहीं है किसी भी रेगुलेशन के द्वारा। तो एक प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, क्योंकि अब वो क्या करेंगे कि अपने जो कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट है उन्हें ही पब्लिक को शो करेंगे, जो उनके इन्वेस्टमेंट अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे उन्हें ही उनको यहाँ पे क्या नाम है शो नहीं किया जाएगा पब्लिकली। तो ये विंडो ड्रेसिंग भी कहते हैं इसे, सर्वाइवल सी बायस भी कहते हैं, कि जो आपके सर्वाइवल हैं, जो आपने अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, आप उन्हीं को सिर्फ पब्लिक के सामने ला रहे हैं, तो यहाँ रिटर्न डाटा अवेलेबल नहीं होता है। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यूनिक लीगल एंड टैक्स कंसिडरेशन। बेसिकली अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के जो भी सोर्सेज है, प्राइवेट इक्विटी हो गया, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट हो गया, तो उनमें लॉकअप पीरियड होता है कि आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उसमें आपके लिए 3 साल के लिए लॉकअप हो गया, कि उससे पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि इसमें आपके जो भी प्राइवेट इक्विटी हो गया या हेज फंड हो गया, इसमें सिर्फ क्वालिफाइड इन्वेस्टर ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, कि जिनकी नेटवर्थ स्पेसिफाइड है, जो भी आपका टर्नओवर है, या फिर जो भी स्पेसिफाइड बाय डिफरेंट हेज फंड्स और द प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, आपके पास उतनी नेटवर्थ है तो तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। And apart from the high fees, hedge fund, basically I will explain in private hedge fund कि hedge fund वर्क कैसे करता है। तो इसमें क्या होता है कि hedge fund ये एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट हो गया, लाइक आई टेक इट hedge fund। तो hedge fund ये अपने लिमिटेड पार्टनर से पैसे ले लेता है, यहाँ पे जो भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पे एक जर्नल पार्टनर होता है जो कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है, ये भी कुछ मनी यहाँ पे पुट करता है अपने जो भी हेज फंड बनाते हैं। इसके अलावा ये इन्हें इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट सोर्सेज और डिफरेंट स्ट्रेटजीज एज पर जर्नल पार्टनर। तो जो भी यहाँ पे रिटर्न जनरेट होगी उसमें से जर्नल पार्टनर अपना फीस लेगा। एक तो होती है मैनेजमेंट फ़ी एंड एक होती है इंसेंटिव फी। मैनेजमेंट फ़ी बेसिकली जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जो भी लेट्स सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट $200 मिलियन का आपने मैनेज कर रहे हैं इस हेज फंड के अंडर, तो इसके ऊपर आप एक फ़ीस लेंगे। इसके अलावा आपको इंसेंटिव फ़ीस और डिडक्ट कर ली जाती है, जो कि होती है आपने इन 200 को लेट्स से कि ये बिगनिंग में ईयर के बिगनिंग में 200 थे, आपने रिटर्न कमाकर ये एंड में कर दिए 250, तो जो ये 50 मिलियन आपने अर्न किए हैं इनके ऊपर इंसेंटिव फ़ी चार्ज करते हैं हेज फंड मैनेजर्स। तो वी विल डिस्कस दिस थिंग्स इन वेरी डिटेल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हेज फंड और द प्राइवेट इक्विटी, ओके। एंड इसके अलावा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ द कॉन्सनट्रेटेड पोर्टफोलियो। जो कि पोर्टफोलियो बनाए जाते हैं वो कि बहुत कॉन्सनट्रेटेड होते हैं, यानी कि आपने कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर दिया अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, कि आपने क्या स्ट्रेटजी है आपकी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, जो कि चेंजेस नहीं होते जिसमें बेसिकली। इसके अलावा रिस्ट्रिक्शन ऑन द रिडम्पशन, आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस, कि एक बार अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उसमें आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा कि आप इसमें से अपना विड्रॉ नहीं कर सकते। तो हम क्या बात कर रहे थे, हम पहले वी आर टॉकिंग अबाउट द हेज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट होते क्या है बेसिकली, जो कि आपके ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं होते। उसके अलावा आपने कोई भी हेज फंड में रियल इस्टेट में किया है तो वो आपके अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट होंगे।
इसके अलावा वी हैव टॉक्ड अबाउट द स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट की अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एक नाम दे दिया, तो इसके अंदर क्या क्या जो कि इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के अंदर आते हैं। तो फर्स्ट है उनमें से प्राइवेट इक्विटी। प्राइवेट इक्विटी बेसिकली करता क्या है कि ये अपने, आई विल एक्सप्लेन द फुल प्रोसेस इन लेटर पार्ट, बट हियर आई विल गिव यू सम नेम्स। लाइक प्राइवेट इक्विटी है, उसके अलावा हेज फंड है, रियल एस्टेट है, एनर्जी है, वेंचर कैपिटलिस्ट है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्राइवेट इक्विटी। और अल्टरनेटिव हाई यील्ड, तो ये भी अब एक हेज फंड का पार्ट होता है। तो बेसिकली अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के अंदर ये व्हीकल है कि आप प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हेज फंड में कर सकते हैं, रियल एस्टेट में कर सकते हैं। तो रियल एस्टेट में कैसे करेंगे, वी विल एक्सप्लेन दिस इन रियल एस्टेट पार्ट। ओके, नाउ द प्रोज एंड द कॉन्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, कि क्या हमारे लिए बेनिफिट होंगे, क्या हमारे लिए ड्रॉबैक हो सकते हैं। तो ब्रॉडर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द एसेट्स। ओके, तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आपके सिर्फ स्टॉक मार्केट में हो गया, या फिर आपके म्यूचुअल फंड भी बेसिकली करते हैं बाद में स्टॉक मार्केट में। तो यहाँ पे ये नहीं कि आपका जो भी मनी आप इन्वेस्ट करते हैं वो एक ही जगह लगा दी जाती है। यहाँ पे आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है। लाइक आपको रियल इस्टेट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कमोडिटीज़ में भी कर सकते हैं। इसके अलावा हेज फंड में आपको एक तो प्राइवेट हेज फंड में आप स्टॉक मार्केट में भी शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन का यूज़ कर आप रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट होता है आपके पास। बट कॉन्स जो आ जाता है इसमें, ड्रॉबैक आ जाता है कि हायर फीस होती है और कॉस्ट होती है। ये तो होना ही था, क्योंकि अगर कोई पर्सन इज पुटिंग हिज एफर्ट फॉर जनरेटिंग द रिटर्न, देन ही विल आल्सो चार्ज मोर फीस फॉर डेट। एंड सेकेंड इज़ द पोटेंशियल फॉर हाई रिटर्न। तो इतना कुछ करते हैं हेज फंड मैनेजर्स और द प्राइवेट इक्विटी मैनेजर्स टू जनरेट द रिटर्न। तो यहाँ पे उम्मीदें होती है कि रिटर्न वो आपकी ज़्यादा होगी, बट समटाइम्स दैट आर नॉट एज पर द रिक्वायरमेंट। ओके, एंड इसके ड्रॉबैक हो जाता है कि लेस लिक्विड होता है, और के एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो ये हार्डर हो जाता है आपको कि आप उससे बैक आ सके। इसके अलावा हेजिंग अगेंस्ट रिस्क एंड द नॉन कोरिलेटेड एसेट्स, तो आप ये पढ़ लेना। आई थिंक दीज आर द सिंपल, कि जो कि मैंने एक्सप्लेन किया है पहले, उसी का ये पार्ट है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एंड द ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट। तो ये बेसिकली आपको थोड़ा ब्रीफ देगा कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट कैसे वर्क करते हैं और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट किस टाइप से काम करते हैं। तो स्ट्रेटजीज डेट इन्वेस्ट डायरेक्टली इन द पब्लिक, तो वो मैंने आपको बता दिया कि आप अगर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पब्लिक स्टॉक हैं, या फिर आपका कैश बॉन्ड्स हैं, ये बेसिकली सिंपल इन्वेस्टमेंट होता है। बट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ध्यान रखते हैं कि वो एक्सप्लॉइट करें इनएफिशिएंसीज़ को। अगर मार्केट में कोई इनएफिशिएंसीज है, फॉर एग्जांपल इनएफिशिएंसीज का एग्जांपल, ये एक कंपनी ए है, दिस इज कंपनी ए और दिस इज कंपनी बी। दिस इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। ओके, दिस इज कंपनी ए एंड दिस इज कंपनी बी। ओके, इफ कंपनी ए इज एक्वायरिंग कंपनी बी, तो हेज फंड मैनेजर क्या करेगा कि ए के जो शेयर हैं वो सेल कर देगा। क्यों सेल कर देगा, क्योंकि एक तो अगर एक्वायर करेगी तो इसके जो डेट टू इक्विटी रेशियो है, या फिर जो इसकी मार्केट का जो पोजीशन है वो डाउन होगी, क्योंकि ये एक सिंपल थ्योरी होती है जिसके ऊपर ये सब फाइनेंस स्टॉक्स काम करते हैं। और कंपनी बी जिसे कि एक्वायर किया जा रहा है उसके शेयर बाई कर लेगा, क्योंकि ये हाई प्राइस पे ट्रेड करेंगे इन स्टॉक मार्केट। तो दीज आर द सिंपल स्ट्रेटजीज दैट यूज फॉर एक्सप्लॉइटिंग द इनएफिशिएंसीज इन द पब्लिक मार्केट। इसके अलावा ये पब्लिकली ट्रेड होते हैं, अवेलेबल फॉर द प्राइवेट एंड द पब्लिक। ये बेसिकली प्राइवेट भी होते हैं और पब्लिक भी होते हैं। पब्लिक के लिए भी कुछ कंडीशंस होती है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लॉकअप पीरियड क्या होगा आपका इसमें। इसके अलावा
ये पैसिव इन्वेस्टर होते हैं कि जो बिलीव करते हैं कि मार्केट आर एफिशिएंट, कि मार्केट में कोई ऐसी इनएफिशिएंसी नहीं है जिसमें कि हम आर्बिट्रेज यूज़ कर सकते हैं। अब आर्बिट्रेज क्या होता है, वी विल एक्सप्लेन दिस इन नेक्स्ट पार्ट, लाइक व्हेन वी आर डिस्कसिंग हेज फंड्स। इसके अलावा एक्टिव इन शेयर होल्डर होते हैं कि एक्टिवली ये मार्केट को रीड करते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है, हमें किस टाइप से हम रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा रिटर्न्स आर सेंसिटिव टू द मूवमेंट ऑफ द ग्लोबल मार्केट, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेंड। लाइक जो भी हमारे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है उनके ऊपर इकोनॉमी का और जो भी ग्लोबली सिचुएशंस होती है, वार सिचुएशन, trade barriers, all these things are effect over the returns of the traditional investment. But if we talk about the alternative investment, परफॉर्मेंस है वो लेस सेंसिटिव होगी, बिकॉज हमें क्या ही मतलब कि क्या ही चल रहा है। अगर सिचुएशन ख़राब चल रही है स्टॉक मार्केट में तो वी विल डू शॉर्ट, वी विल अर्न द रिटर्न। तो इससे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता अपनी इकोनॉमी का, क्योंकि उनके पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती है डिफरेंट सिचुएशंस के लिए। ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर, एंड दिस इज वन ऑफ द सैम्पल क्वेश्चन। लाइक आपको कुछ समझ आया है या नहीं। तो हम यहाँ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो ये है कि कंपेयर्ड विद द ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट आर मोस्ट लाइकली टू बी करेक्टराइज्ड बाई हाई, कि जो आपके ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है उनके कंपेयर में अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में क्या ऐसी सिचुएशन होती है जो कि हाई होती है। तो उसमें होता है लिक्विडिटी हाई होती है, नहीं, लिक्विडिटी लो होती है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। रेगुलेशन इज ऑल्सो लो। इफ़ वी टॉक अबाउट द लेवरेज, या तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं कि उनके पास बेसिकली उनके पास अगर यहाँ पे 100 मिलियन रुपीज़ है तो वो they will use the leverage use means they will take the loan or take the borrowed from the bank, and they will invest approximately 250, so they use the leverage of 150 million। तो लेवरेज का यूज़ क्या होता है कि आप अपने जो आपका खुद का इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, उसे आप अपने लोन्स के साथ मिलाकर एक ज़्यादा कैपिटल बना लो और उसे बाज़ार में इन्वेस्ट करो, उसके ऊपर रिटर्न अर्न करो, और जो आपके बोरोविंग के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट देना है वो बेसिकली लेस होगा आपके जो आप अर्न करेंगे बाज़ार में। तो दिस आंसर यही होगा, लेवरेज यूज़ करता है, हाई लेवरेज यूज़ करता है आपका जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट होता है। तो दिस इज़ द सिंपल ब्रीफ अबाउट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। आई होप यू लाइक इट, एंड दिस इज इट। Okay, and now we will start our next part of this, that is the hedge fund. Okay, now I will explain the hedge fund, what is the hedge fund, how they work, and why they are so famous, कि people invest too much money in the hedge fund or the private equities. So basically first we will talk about the hedge fund. Hedge fund, as I have already explained in the alternative investment, this is a vehicle of the alternative investment. तो hedge fund is the alternative investment that is designed to protect the investor portfolio from the market uncertainties while generating the positive. Okay, तो इस definition को I will explain with one example. Like as I have already mentioned कि अगर stock market is going down, तो आपका क्या होगा कि आपके जो भी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है, आपके स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है, आपके जो भी बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट है, बॉन्ड्स का लाइक फ्लक्चुएशन कम होता है, बट या इफ़ स्टॉक मार्केट इज़ डाउन जा रहा है तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी वो बेसिकली आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो जाएगी। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द हेज फंड विल यूज़ द स्ट्रेटजीज लाइक शॉर्ट लॉन्ग, कि अगर स्टॉक मार्केट इज़ गोइंग डाउन दे विल शॉर्ट द शेयर, तो दे विल अर्न द रिटर्न। व्हाट इज़ द शॉर्ट और लॉन्ग, आई थिंक यू नो दिस। इफ़ यू डोंट नो दिस, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन सम अदर पार्ट ऑफ दिस वीडियो एट द एंड और इन सम क्वेश्चंस। ओके, तो दे विल डू शॉर्ट और द लॉन्ग एंड दे विल अर्न द रिटर्न। उनके ऊपर इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इकोनॉमी कैसी परफॉर्म कर रही है।
तो मार्केट की जो भी फ्लक्चुएशन होगी दे विल रिकवर फ्रॉम देम एंड दे विल अर्न द गुड रिटर्न्स फ्रॉम देम. तो दिस इज द सिंपल एग्जांपल टू एक्सप्लेन द हेज फंड. एंड नाउ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हेज फंड. ये एग्रेसिवली मैनेज्ड पोर्टफोलियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट. अब ये अग्रेसिवली मैनेज्ड क्यों हो गया? क्योंकि ये मानते हैं कि मार्केट आर इनएफिशिएंट, दे कैन अर्न द अबनॉर्मल रिटर्न. तो वो शॉर्ट करते हैं, लॉन्ग करते हैं सिक्योरिटीज़ को बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ द मार्केट, so that they can earn the return that is the abnormal above the market. Okay, शॉर्ट ये लेवरेज पोजीशन यूज़ करते हैं, शॉर्ट लॉन्ग पोजीशंस लेते हैं और डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं. तो डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं कमोडिटीज़ के लिए, कमोडिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए. इनका गोल होता है हाई रिटर्न जनरेट करने का. इसके अलावा ये सिंप्लीफाइड मार्केट, एक मार्केट का जो बेंचमार्क होता है हेज फंड ट्राई करता है कि उससे ज़्यादा ही रिटर्न वो अर्न करे, अदरवाइज कौन इन्वेस्टमेंट करने आएगा इसमें. ये इनका सेटअप एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप की तरह होता है. तो इनका सेटअप कैसे होता है, काम कैसे करते हैं, आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग हियर एंड जस्ट रीड इट. और ये इम्पोज करता है, रिस्ट्रिक्शन लगाता है अपने जो भी हेज फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर देता है कि क्या इतना ही आप इतने दिनों ही बाद आप अपना जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसे वापस ले जा सकते हैं. तो ये बेसिकली रिस्ट्रिक्शन लगाता है. दिस इज सम बेसिक्स ऑफ द हेज फंड. नाउ वी विल डिस्कस कि हाउ द हेज फंड इज सेटअप एंड हाउ दिस वर्क्स. तो सिंपल एग्जांपल कि ये एक मिस्टर एक्स है. ओके, मिस्टर एक्स है. मिस्टर एक्स जो कि स्पॉन्सर हैं आपके, उन्होंने एक हेज फंड बनाया. ओके, उन्होंने ये हेज फंड बना दिया, लाइक वी विल कॉल इट हेज फंड ए. हेज फंड ए उन्होंने क्रिएट कर दिया मिस्टर एक्स ने, जो कि स्पॉन्सर है. ठीक है, तो इसमें बेसिकली उन्होंने एक फंड क्रिएट कर दिया. ये एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या कंपनी की तरह भी हो सकता है, या पार्टनरशिप की जो आपकी सिंपल पार्टनरशिप होती है. तो मिस्टर एक्स जर्नल पार्टनर है उस फंड के. जर्नल पार्टनर मीन्स कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे इसके मैनेजमेंट में कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है, कहाँ से मनी आ रही है, कहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका. इसके अलावा वो मैनेजमेंट कंपनी तो उन्होंने क्रिएट की है, तो ये थोड़ा पार्ट की उन्हें क्या मिलता है. तो ये जर्नल पार्टनर है और ये मैनेजमेंट कंपनी. आई विल एक्सप्लेन दिस लेटर. तो उन्होंने एक फ़ंड क्रिएट कर दिया, ये आपका फ़ंड हो गया, मिस्टर एक्स ने क्रिएट कर दिया. ओके, इसके अलावा मिस्टर एक्स क्या करेंगे कि मिस्टर एक्स इसमें कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, लाइक 50 मिलियन उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया फंड में. इसके अलावा मिस्टर एक्स अब इसका पब्लिकली और जो भी मीडियम होते हैं आपके मार्केटिंग के, उनसे मार्केटिंग करके इसमें और कैपिटल जो कि रेज करेंगे. ये सब कैपिटल आ गई. लेट सपोज कि यहाँ से आया आपका 150 मिलियन, यहाँ से आया, इसके पास 2 मिलियन टोटल मनी हो गई. तो मिस्टर एक्स अभी जो कि जर्नल पार्टनर हो, दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है. तो मिस्टर एक्स इसे डिफरेंट सोर्सेज में इन्वेस्ट करेगा. यहाँ पे लाइक उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ले ली कंपनी ए में, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ले ली कंपनी बी में. ये सब चीज़ें उसकी रिसर्च के ऊपर डिपेंड करेगी कि वो किस टाइप की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा है. इसके अलावा उन्होंने डेरिवेटिव ले लिए, जो भी करना होता है, जहाँ पे भी उन्हें मनी इन्वेस्ट करनी होती है वो इन्वेस्ट करते हैं. लेट सपोज कि ईयर के एंड में जो फंड की वैल्यू है, अच्छा अर्न किया उन्होंने, ये हो गई आपकी 250. तो इसके ऊपर 2 टाइप्स की फ़ीस आती है. एक तो ये 250, इसमें से एक जाएगी मैनेजमेंट फ़ीस. ओके, एक जाएगी इंसेंटिव फ़ीस. तो मैनेजमेंट की फ़ीस आपकी होती है जो टोटल अमाउंट पे होती है, ईयर एंड पे जो आपका टोटल अमाउंट है. तो मैनेजमेंट फ़ीस बेसिकली जो अभी तक है वो 2% 1% होती है जो टोटल अमाउंट होता है आपका. इसके अलावा इंसेंटिव फ़ीस होती है जो आपकी इंसेंटिव फ़ीस पे जाती है कि जो आपने अर्न किया है, लाइक आपने 50 मिलियन यहाँ पे अर्न किया है, तो इसके ऊपर आपको 10% फ़ीस जाएगी. तो
अब आपने ईयर एंड पे अर्न कर लिया, तो इसमें से आप अपना जो मैनेजमेंट फ़ीस है मिस्टर एक्स के लिए जाएगी, क्योंकि वो मैनेज कर रहा है, सभी ट्रांजेक्शन्स को देख रहा है, सब चीज़ें मैनेज कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो इसने एक्चुअली में इन्वेस्ट किया है वो यहाँ पे उसमें जो रिटर्न आएगी वो मिस्टर एक्स को मिल जाएगी। एंड इसके अलावा इंसेंटिव फीस और मिस्टर एक्स विल गेट फ्रॉम दिस। और इन्वेस्टर को क्या मिलेगा कि इन्वेस्टर को आप जो भी रिटर्न होगी, अब अदर देन कि आप इसमें से मैनेजमेंट फ़ीस और इंसेंटिव फ़ीस कम कर लोगे, 50 मिलियंस में से जो भी रिटर्न होगी वो सभी इन्वेस्टर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इंक्लूडिंग मिस्टर एक्स की उन्होंने भी 50 मिलियन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए। आई थिंक दिस इज़ द सिंपल प्रोसेस कि हेज फंड, हाउ हेज फंड वर्क्स। पहले आप एक हेज फंड सेटअप करो, इसकी भी रिक्वायरमेंट्स होती है कि आपके पास कितनी मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए। और इसके अलावा आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, आप दूसरों का मनी लो, लाइक कैपिटल रेज करो, आप उसे मार्केट में इन्वेस्ट करो एज पर योर स्ट्रेटजीज, आप अर्न करो, आप उसमें से अपनी मैनेजमेंट फ़ीस लो, इंसेंटिव फ़ीस लो, अदर पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूट टू इन्वेस्टर्स, दोज हु हैव इन्वेस्टेड। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन दिस इन ब्रीफ एंड in a very nice manner, I hope so. And we are discussing the hedge fund कि hedge fund होता क्या है. I will explain this in starting with one example, and now I will explain the total process कि how they are working. And our next is topic is the hedge fund strategies कि hedge fund की strategies क्या क्या होगी, कि बेसिकली दीज आर द बेसिक सम बेसिक स्ट्रेटजीज। कि ये भी होता है कि म्यूचुअल जो भी आपके हेज फंड है वो अपना डाटा रिवील नहीं करते, अपनी स्ट्रेटजीज रिवील नहीं करते, बट दे आर बेस्ड ऑन द स्टडीज़, और जो कि बेसिकली अपनी बुक्स में दिए जाते हैं कि ये स्ट्रेटजी हम यूज़ करेंगे, कैसे कर सकते हैं। तो दीज आर बेस्ड ऑन दैट कि एक्चुअली वट दे आर यूजिंग, इनमें से ही करते हैं, बट हाउ दे आर यूजिंग ये एक्सप्लेन करना सीक्रेट थिंग्स फॉर द हेज फंड्स, बिकॉज दे डोंट वांट कि उनकी स्ट्रेटजी किसी दूसरे के द्वारा यूज की जाए। तो हम सम जर्नल स्ट्रेटजीज यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट वन फ्रॉम देम इज़ द लॉन्ग एंड शॉर्ट इक्विटी स्ट्रेटजी। ओके, तो आई विल गिव यू वन एग्जांपल लाइक रिसेंटली अडानी ग्रुप के एक नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आई थी रिलेटेड टू देयर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस, और कि फॉरेन बैंक्स ने उनके जो कॉन्टैक्ट हैं वो काट दिए हैं। तो हुआ क्या था कि स्टॉक मार्केट में अडानी ग्रुप्स के जो शेयर प्राइस है दे आर गोइंग डाउन ड्रामेटिकली, कि बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर रहे थे। समय कुछ में लोअर सर्किट लग रहा था, तो दैट आर द डिफरेंट थिंग। तो हमें इस सिचुएशन में हेज फंड क्या करेगा, या फिर नॉर्मल इन्वेस्टर, ठीक है हेज फंड के बारे में हम यहाँ बात करें, तो हेज फंड क्या करेगा कि दे विल सी द मार्केट कंडीशन की या देयर इज़ द नेगेटिव न्यूज़ इन द अडानी ग्रुप, इन द अडानी ग्रुप। तो वो क्या करेंगे, वो शॉर्ट कर देंगे उस सिक्योरिटीज़ को। तो शॉर्ट कर देंगे बेसिकली, अगर आपने एक सिक्योरिटी यहाँ पे सेल कर दी है, आई विल एक्सप्लेन दिस हियर, सेल कर दिया आपने 240 में, और एट द एंड ऑफ द डे यू फाउंड इट यू आर गुड दिस इन 210, तो आपको यहाँ पे 30 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। दिस इज आई हैव टॉक्ड अबाउट द 1 शेयर, हाउ यू कैन डू शॉर्ट और द लॉन्ग, you know this better and you can learn that thing. So this is not actually simple thing to predict the market, but this is the one of the strategy. अब दिस इज़ द शॉर्ट। इफ़ यू टॉक अबाउट द लॉन्ग, लॉन्ग में क्या होगा कि आप एक सिक्योरिटी को यहाँ पे बाई कर रहे हैं 210 में, और आप ये इसे सेल कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे 240 में, तो आप यहाँ पे 30 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो दीज आर द सम लॉन्ग एंड द शॉर्ट। ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस कि लॉन्ग और शॉर्ट होता क्या है। अब मार्केट न्यूट्रल स्ट्रेटजी, मार्केट न्यूट्रल स्ट्रेटजी कि मार्केट को रीड करना कि फंडामेंटली और टेक्निकली, कि दिस इज हियर वी यूज द फंडामेंटल ओनली, टेक्निकली बेसिकली दैट आर द डिफरेंट थिंग। कि मार्केट न्यूट्रल की मार्केट गोइंग अप तो हम देखेंगे कि या वी शुड बुल
शुड नॉट बी बेरिश ऑन द मार्केट, तो हम मार्केट के हिसाब से चलेंगे यहाँ पे। उसके बाद मर्जर एंड आर्बिट्रेज स्ट्रेटजी। मर्जर एंड आर्बिट्रेज, तो आई विल एक्सप्लेन दिस विथ द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट बेसिक। दिस इज द कंपनी ए कंपनी, दिस इज द कंपनी बी कंपनी। तो कंपनी ए इज द एक्वायरर, ओके, we are explaining this thing here, okay. I think this is working properly. This is the acquiree और this is your acquirer, acquiring company। ए कंपनी है, वो बी कंपनी को परचेज कर रही है, ठीक है, ये इसे परचेज कर रही है। तो होगा क्या कि ए कंपनी के जो शेयर प्राइस हैं ड्यू टू द डेट टू इक्विटी फ्लक्चुएशन, क्योंकि आप एक न्यू कंपनी को इसमें मर्ज कर रहे हो, तो मे बी देयर मे बी द प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। तो हेज फंड की स्ट्रेटजी क्या होती है कि वो इस जो कंपनी है जो कि एक्वायरर है उसको शेयर को सेल करेंगे, बिकॉज देयर में भी द प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। बट एक्वायरी के जो शेयर हैं उन्हें परचेज करेंगे, क्योंकि ये दे विल बी ट्रेडेड एट द हायर प्राइस और दे विल ट्रेड एट द हायर प्राइस इन फ्यूचर। दिस इज़ द सिंपल स्ट्रेटजी कि आप एक्वायरर कंपनी के शेयर को सेल करोगे और एक्वायरी कंपनी के शेयर्स को बाई करोगे, ओके। अपार्ट फ्रॉम डेट की देयर आर द सम अदर स्ट्रेटजीज लाइक द कन्वर्टिबल आर्बिट्रेज। इसमें आप फिक्सड इनकम की जो भी सिक्योरिटीज़ होती है उनमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो और उनमें आप चेक करते हो कि आप कोई भी इंटरेस्ट रेट के फ्लक्चुएशन से कोई आर्बिट्रेज की सिचुएशन आती है। देयर इज़ द प्रोसेस फॉर डेट। तो अगर इफ़ आई एक्सप्लेन दैट विल बी द वेरी लॉन्ग। इसके अलावा कैपिटल स्ट्रक्चर आर्बिट्रेज, फिक्स्ड इनकम आर्बिट्रेज, इवेंट ड्रिवन में दिस एग्जांपल इज आल्सो आई विल ऑलरेडी एक्सप्लेन। इवेंट ड्रिवन कि एक कंपनी एक्वायर कर रही है और ग्लोबल मैक्रो की ग्लोबल मार्केट आपके कैसा कर रहा है उसके हिसाब से आप हेज। दिस आर द स्ट्रेटजीज। इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट दैम इन डीप तो आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं इन्हें ओनली सिंपली एक दो को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बेसिक पर्पज इज़ टू एक्सप्लेन द हेज फंड, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज द हेज फंड रिस्क। कि हेज फंड में बेसिकली क्या क्या रिस्क होते हैं। तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट बेसिक्स कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है। अगर रेगुलेशन कम होगी तो दिस विल बी द प्रॉब्लम इन फ्यूचर, बिकॉज अगर आप किसी चीज़ को रेगुलेट नहीं कर रहे हो अभी तो दे मे यूज़ द मनी ऑफ द इन्वेस्टर्स इन द पेड वे और सम इनलीगल एक्टिविटीज़। और इसके अलावा रेगुलेटरी हो गई, उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी कि जो आपके अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है उसमें ट्रांसपेरेंसी बेसिकली बहुत कम होती है, क्योंकि दे डोंट वांट टू डिस्कस देयर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज पब्लिकली और डिस्क्लोज देयर इन्वेस्टमेंट पब्लिकली कि व्हाट दे आर स्ट्रेटजीज दे आर यूजिंग। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट रिस्क की हेज फंड यूज़ द लेवरेज। तो आपके इन्वेस्टमेंट रिस्क तो बेसिकली ज़्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न भी आप ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट रिस्क भी ज़्यादा होंगे। कॉन्सनट्रेशन रिस्क क्या होता है कि अगर आपने जो भी हेज फंड है, जैसे कि कोई हेज फंड है, अगर वो अपना सारा जो भी अमाउंट है वो अगर शॉर्ट में यूज़ कर रहा है तो वो एक जगह अमाउंट कॉन्सनट्रेट कर देता है। ये भी एक रिस्क है, क्योंकि अगर आप पोर्टफोलियो बना के काम नहीं कर रहे हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट, तो वो एक रिस्क हो जाता है। उसके अलावा परफॉर्मेंस इशू की आप अगर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर डिस्क्लोजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द पास्ट, कि अब होगा क्या कि वो फ्यूचर में जो भी परफॉर्मेंस डिस्क्लोज करेंगे वो आपने सिर्फ जो अच्छे से जो परफॉर्म कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं इन्वेस्टमेंट का करेंगे, तो यहाँ पे एक परफॉर्मेंस रिस्क जो कि अराइज हो जाता है। उसके अलावा राइजिंग फीस एंड द प्राइम ब्रोकर डायनामिक्स, मिसमैच इन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, टैक्सेशन एंड द प्रॉब्लम इन द पेनल्टी। तो ये भी है कि आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट होती है और फीस भी इनकी बहुत ज़्यादा होती है, और इनके ब्रोकर के साथ में देयर में भी द इशू, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा मनी में डील करते हैं कि अगर ब्रोकर से इनका कोई इशू हो गया तो डेट में क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर द हेज फंड। इसके अलावा टैक्सेशन की है कि टैक्सेशन ये लोग यूज़ करते हैं,
बाकी इनकी रिटर्न थोड़ी डायनामिक होती है, तो ये एक हेज फंड के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा आई विल एक्सप्लेन द प्राइवेट इक्विटी इन लेटर, बट हियर आई विल एक्सप्लेन द प्राइवेट इक्विटी एंड हेज फंड फी स्ट्रक्चर। ओके, तो प्राइवेट इक्विटी और हेज फंड, तो पहले हम डिस्कस करेंगे हेज फंड के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले जब मैं ये डिस्कस कर रहा था इसमें बताया था कि ये इंसेंटिव फीस होती है, मैनेजमेंट फीस होती है, तो ये एक्चुअली कैलकुलेट कैसे करते हैं, वी विल एक्सप्लेन इट हियर। तो आपका जो हेज फंड है उसमें जो भी आपकी मैनेजमेंट फीस होगी वो AUM पे होगी। AUM मीन्स एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। जैसे कि उसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 250 करोड़ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है एट द एंड ऑफ द ईयर। अब हियर डिपेंड्स कि आप एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर लेते हैं या एट द एंड ऑफ द ईयर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी फ़ीस भी चेंज हो जाएगी। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द प्राइवेट इक्विटी, तो प्राइवेट इक्विटी में आपका जो इंसेंटिव मैनेजमेंट फ़ीस होगी वो आपकी कमिटेड कैपिटल के ऊपर होगी। अब ये कमिटेड कैपिटल क्या होगी, तो कमिटेड कैपिटल आई विल एक्सप्लेन दिस इन प्राइवेट इक्विटी पार्ट, बट कमिटेड कैपिटल इज़ बेसिकली कि आपके इन्वेस्टर्स ने आपको 100 मिलियन देने के लिए, जब आपने इनिशियली पब्लिक इशू किया तो 100 मिलियन के लिए एप्लीकेशन आ गए, आपके इन्वेस्टर ने प्रॉमिस किया कि वो आपको 100 मिलियन देंगे आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए आया। तो बट बेसिकली अभी आपको 80 मिलियन की रिक्वायरमेंट है, तो आपको क्या करना है कि आपको 80 मिलियन अभी रिसीव हुए हैं, आपको ज़रूरत भी इतने की, आपने 20 मिलियन अभी कॉल भी नहीं किए, तो आप जो अपनी फ़ीस मैनेजमेंट फ़ीस चार्ज कराएगा जो जनरल पार्टनर होगा वो 100 मिलियन पे करेगा। अब देयर आर द रीज़न बिहाइंड दिस कि ये ना हो कि आप अपनी फ़ीस के लिए ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ योर फीस कि आप सारे पैसे जो भी रिक्वायर्ड हैं, जो भी प्रोमिस्ड है आपके इन्वेस्टर के द्वारा, वो आप कॉल कर लें जस्ट फॉर योर मैनेजमेंट फ़ीस पर्पज़। तो आप अगर यहाँ पे 80 मिलियन भी आप यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, बट आपको फ़ीस पूरे 100 मिलियन पे देनी होगी जनरल पार्टनर के लिए। बट यहाँ पे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है हेज फंड के अंदर, बिकॉज यहाँ पे एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हम यूज़ करते हैं कि यहाँ पे ये होगा कि जो भी एसेट्स हैं आपके अंडर मैनेजमेंट है तो उन्हीं के ऊपर आपको फीस मैनेजमेंट फ़ीस चार्ज होगी या मैनेजमेंट फ़ीस देनी होगी, जिस भी एंगल से आप सोच रहे हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं इंसेंटिव की। इंसेंटिव फ़ीस, मैनेजमेंट फ़ीस इज़ सिंपल, इंसेंटिव फ़ीस जो हमने प्रॉफिट अर्न किया है। तो इंसेंटिव फ़ीस में क्या होगा कि बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ द होल्डिंग्स। तो अब हम बात कर रहे हैं प्राइवेट इक्विटी के लिए। ओके, आई विल एक्सप्लेन कि प्राइवेट इक्विटी होता क्या है। बस आप जस्ट फॉर पर्पज़ ऑफ द कंपैरिजन आपको बस एक बार समझना है कि ये बेसिकली करते फीस लेते कैसे। तो इसमें जो भी हमने प्रॉफिट अर्न किया है, फॉर एग्जांपल प्राइवेट इक्विटी फर्म ने 50 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अर्न किया है ड्यूरिंग द ईयर, बट अर्न तो क्या है कि हमने कोई सिक्योरिटी स्टार्टिंग में 100 मिलियन की खरीद लिया, वो 150 मिलियन की हो गई, बट हमने अभी वो सेल नहीं किया। तो क्या ये जो 50 करोड़ है इनके ऊपर जो आपका जनरल पार्टनर होगा वो फीस चार्ज कर सकता है इन केस ऑफ द प्राइवेट इक्विटी? तो प्रोविजन सेज दैट कि प्रॉफिट जो आपका होगा वो सिर्फ रियलाइज्ड प्रॉफिट्स पे, आपका जो भी प्रॉफिट्स ओनली रियलाइज्ड प्रॉफिट्स पे होगा। अब आपका ये 50 मिलियन तो अनरियलाइज्ड है क्योंकि आपने अभी यहाँ पे सेल तो किया नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे आप प्रॉफिट चार्ज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बेसिकली कहने का मतलब यही है कि आप ओनली रियलाइज्ड जो आपके प्रॉफिट्स हैं उनके ऊपर ही आप जो आपकी इंसेंटिव फीस है वो चार्ज कर सकते हैं। प्रॉफिट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अंटिल होल्डिंग्स आर सोल्ड। तो इसका मतलब यही होगा कि जैसे आपने कोई भी एसेट्स हैं वो एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 100 मिलियन में परचेज किए, बट एट द एंड ऑफ द ईयर उसका 150 मिलियन प्राइस हो गया, बट अभी आप श्योर नहीं है, आपने रियलाइज़ नहीं किया कि मैं भी ऑन द रिपोर्टिंग डेट ये आपका 150 मिलियन हो गया, बट मार्केट इज़ द वोलेटाइल। तो इसकी
जो भी इसका जो प्राइस है वो डाउन भी जा सकता है। तो इस वजह से वो 50 मिलियन को या अभी से कि अभी आपने जो चीज़ अर्न तो कर ली है बट आपको रिसीव नहीं हुई, तो आप उसको अभी से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि बाद में देर में भी था इशू कि आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उसके बाद आपको कोई वैल्यू डाउन चली जाए। तो डेट्स वाई यहाँ पे ओनली प्रॉफिट्स डेट आर रियलाइज्ड का कॉन्सेप्ट है। बट if we talk about the hedge funds, okay, now we are talking about the hedge fund. hedge fund में आप जो भी प्रॉफिट्स है वो आप के रियलाइज है या नहीं है, बट आपको इंसेंटिव फीस मिलेगी। अगर कोई जर्नल पार्टनर है, अगर उसने 50 मिलियन अर्न किए, लाइक 100 150 की बिगनिंग में ये आपका 100 था और ये 150 था, तो अगर 50 मिलियन अर्न कर लिए हैं उसने, चाहे ये आपको रिसीव हुए हों, रियलाइज्ड हुए हों या नहीं हुए, बट हो गया ना कि उनका मार्केट प्राइस एट द एंड 150 है जो कि आपने 100 में खरीदा, तो आप ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि ये डिफरेंट है। और जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो डेट विल बी द प्रॉब्लम कि आपको प्राइवेट इक्विटी के लिए और ये सब के लिए अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। आई होप सो कि यू हैव लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक इट then follow us on Instagram. This is